हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवेट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको, जो लोग प्रीवियस लेक्चर्स देख रहे होंगे उनको पता होगा कि ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है ये सीट मेटल का चल रहा है। सीट मेटल का पहले लेक्चर हम लोगों ने बेस देखा था। उसके बाद इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने किसको पढ़ा था? हम लोगों ने सोल्डरिंग और ब्रेजिंग को पढ़ा था। क्योंकि जो हम लोग सोल्डरिंग और ब्रेजिंग की प्रक्रिया करते हैं वो मुख्यतः किस पर करते हैं? जो हमारी सीट मेटल होती है, यानी कि जो धातु की चादर होती है, उसी पे करते हैं। और इसी में जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जो सीट मेटल का चैप्टर है, उसका जो लास्ट टॉपिक है वो है रिवेट। ठीक है, क्योंकि रिवेटिंग जो प्रक्रिया है वो किसी बहुत मोटी प्लेट पर नहीं करते हैं, धातु चादर पर ही हम लोग क्या करते हैं? मुख्यतः रिवेटिंग की प्रक्रिया करते हैं। तो ये हमारा जो लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 31 है, यानी कि 31वां लेक्चर है। तो अगर आप पुराने जो पहले के 30 लेक्चर हो चुके हैं, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया हमारा क्लास चलते हुए, और यहाँ पे फिटर थ्योरी का मैं फुल कोर्स करा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप पुराने लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का फिटर थ्योरी फुल कोर्स, इस नाम से आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मैं लिंक भी दे रहा हूँ, फिटर थ्योरी फुल कोर्स। ठीक है, इस नाम से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो जहां से आप जाके पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप सीटीआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनसीएल की वैकेंसी आई हुई है उसकी तैयारी कर रहे हो, कोच्चि शिपयार्ड में वैकेंसी आई थी अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, सभी वीडियोज़ मैंने बनाए भी हुए हैं, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, सीटीआई के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फिटर टेक ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ इस जो है ग्रुप में क्विज वगैरह ऑर्गेनाइज होता है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले रिवेट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ फिगर बनाए हुए हैं, इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा बाद में। रिवेट से जुड़ी कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आपको रिवेट से जो याद रखना है कि रिवेट ज्वाइंट, हमारा जो रिवेटेड ज्वाइंट है, ये कैसा ज्वाइंट है? तो ये एक अर्ध अस्थाई ज्वाइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार लगा के लिखिए, रिवेट ज्वाइंट एक अर्ध अस्थाई, यानी कि सेमी परमानेंट ज्वाइंट है। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रिवेट जोड़ कैसा जोड़ है? तो रिवेट जोड़ अर्धस्थाई यानी कि सेमी परमानेंट जोड़ है। इसी तरह आपसे नट बोल्ट का पूछे, नट बोल्ट कैसा ज्वाइंट है? तो नट बोल्ट हमारा अस्थाई ज्वाइंट है, यानी कि टेम्परेरी ज्वाइंट है। और इसी तरह वेल्डिंग पूछे और सोल्डिंग या ब्रेजिंग पूछे, तो वेल्डिंग और सोल्डिंग और ब्रेजिंग ये हमारे कैसे ज्वाइंट हैं? ये हमारे परमानेंट ज्वाइंट हैं, यानी कि अस्थाई जोड़ हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है। अगला जो चीज़ आपको याद रखना है वो याद रखना है रिवेट मटेरियल। रिवेट मटेरियल यानी कि रिवेट जो है वो किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? तो देखिए, इसका कोई मटेरियल जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है। मुख्यतः हम लोग रिवेट उसी पदार्थ का बनाते हैं जिस पदार्थ की हमारी, यानी कि जिस धातु की हमारी चादर बनी है, उसी मटेरियल का हम लोग क्या बनाते हैं? उसी मटेरियल का हम लोग रिवेट बनाते हैं। ठीक है, यानी कि धातु चादर का पदार्थ आप लिख लीजिए, यानी कि जिस पदार्थ का धातु चादर बना रहेगा उसी का हम लोग जो है रिवेट बनाएंगे। अब मुख्यतः देख लीजिए किसके बनाते हैं? कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर। ठीक है, इसी तरह से माइल्ड स्टील का भी बना सकते हैं, रोट आयरन। ठीक है, अब आपको याद रखना कि जो रोट आयरन और माइल्ड स्टील की मुख्यता है, रिवेट जो बनाते हैं उसको भारी कार्यों के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। जबकि अगर आप बात करें एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब हो गया, तो इसको हम लोग हल्के कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। अब आपको यहाँ पे नोट लगा के एक पॉइंट लिखना है, नोट लगा के आपको एक पॉइंट लिखना है। यहाँ पे यह प्रश्न पूछा गया था कि किसका रिवेट नहीं बनाया जाता है, किस मटेरियल का रिवेट नहीं बनाया जाता है? तो यहाँ पे लिखिए कास्ट आयरन, यानी कि ढलवा लोहा
का रिवेट नहीं बनाया जाता है। ठीक है, ढलवा लोहा का हम लोग क्या करते हैं, रिवेट नहीं बनाते हैं। अब आइए देखते हैं जो अगला हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, वो है रिवेट के साइज। ठीक है, वो हम लोग क्या देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे रिवेट का साइज। ठीक है, ये रिवेट का साइज कैसे व्यक्त करते हैं, क्या होता है, डायामीटर क्या ले सकते हैं। तो देखिए जहाँ से प्रश्न बनते हैं वही वही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिए रिवेट का साइज। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल आपको रिवेट बना दे रहा हूँ। इस तरीके का हमारा मान लीजिए ये वाला रिवेट है, स्नैप हेड रिवेट इसको बोलते हैं। अभी हम लोग अलग अलग रिवेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ये उसकी पूरी लेंथ है। देखिए यहाँ पे जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, हेड। ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, सैंक या बॉडी। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट रहता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेल पहले। ठीक है, यानी कि जब हम रिवेट डालेंगे भाई एक तरफ तो उसका हेड बना नहीं रहेगा। पहले हमारे पास रिवेट कैसा रहेगा, पहले हमारे पास जो रिवेट रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, यानी कि इसका हेड नहीं बना रहेगा, हेड एक तरफ बना रहेगा दूसरी तरफ नहीं बना रहेगा। तो जो हेड नहीं बना रहेगा दूसरी तरफ वाला जो भाग रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे टेल। लेकिन अब हम क्या कर दें, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर अपसेटिंग ऑपरेशन कर दें। इस पर अपसेटिंग को हिंदी में बोलते हैं स्थूल वर्धन। ध्यान दीजिएगा इन सब सभी चीज़ों पे। ठीक है, अपसेटिंग, इस पर अपसेटिंग स्थूल वर्धन कर दें तो जो हेड बनता है, ध्यान दीजिएगा, जो हेड बनता है उसे ड्रिवेन हेड कहते हैं, उसे ड्रिवेन हेड कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अपसेटिंग प्रोसेस है क्या। ठीक है, दो प्रश्न बनता है कि जो अपसेटिंग है ये प्रोसेस क्या है। तो अपसेटिंग प्रोसेस होता है लंबाई को कम करके क्रॉस सेक्शन को बढ़ाना, वही हमारा क्या कहलाता है, अपसेटिंग प्रोसेस कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये इस तरह का कोई सिलेंडर है, कोई ब्लॉक है, हम इस पर क्या कर दें, हम इस पर हैमरिंग का ऑपरेशन कर दें। हम इस पर क्या कर दें, हैमरिंग का ऑपरेशन कर दें। और हैमरिंग करते करते इसके जो ये हमारा सिलेंडर था इसको हम कैसे कर दें, इसको हमने लंबाई थोड़ा सा कम हो गई और हमारा क्या हो गया, कुछ इस तरीके का बन गया। क्योंकि हम हैमरिंग कर रहे हैं ना भाई, तो ऊपर का पदार्थ इसका क्या हो गया, चौड़ा हो गया, और नीचे का क्या है वैसे ही रह गया। तो देखिए इसकी लंबाई कम हुई, लेकिन जो इसका ये क्रॉस सेक्शन है ये क्या हुआ, देखिए पहले इतना था, पहले क्या था, पहले इतना था, उसके बाद में कितना हो गया, बाद में इतना हो गया। तो पहले कम था, बाद में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो अपसेटिंग प्रोसेस क्या कहलाता है, नोट में अपने डिफिनेशन लिख लीजिए, लंबाई को कम करके उसका क्रॉस सेक्शन बढ़ाने की, यानी कि अनुप्रस्थ काट बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्थूल वर्धन। और स्थूल वर्धन करके जो रिवेट का दूसरी साइड का जो हेड होता है उसको बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस हेड को हम लोग कहते हैं ड्रिवेन हेड। तो दो चीज़ें यहाँ पे आप याद रख लीजिए, स्थूल वर्धन वाला जो आपके टॉपिक है ये क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब अगला देखिए, जो रिवेट का साइज है वो कैसे व्यक्त किया जाता है, रिवेट का जो साइज है वो कैसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं रिवेट का साइज कैसे व्यक्त किया जाता है। तो रिवेट का साइज दो तरीके से व्यक्त किया जाता है, कौन कौन सा, पहला हो गया इसका डायामीटर, ठीक है, यानी कि डी, और दूसरा इसकी लंबाई। तो आप यहाँ पे लिखिए रिवेट का साइज उसके डायामीटर, ये प्रश्न पूछा भी जाता है तो आपका ऑप्शन कैसे दे देगा, रिवेट की लंबाई से, रिवेट के डायामीटर से,
या दोनों से, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंबाई होगा कि डायमीटर होगा, तो दोनों से व्यक्त किया जाता है। तो आप लिखिए रिवेट का साइज उसकी लंबाई और उसके व्यास, ध्यान दीजिएगा इन सभी चीज़ों पे, उसके व्यास दोनों द्वारा, उसके व्यास दोनों द्वारा यानी कि लंबाई और व्यास दोनों द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए, अगला पॉइंट लगा के लिखिए इसमें। अगला पॉइंट क्या है कि जो इसकी लंबाई है, यहाँ पे इसकी जो लंबाई है ये इसके हेड के नीचे से ली जाती है। यानी कि अगर इसकी लंबाई मापने की हम लोग बात करें, ठीक है, आपको एक रिवेट दे दिया जाए, प्रैक्टिकल मान लीजिए आपसे कोई इंटरव्यू में सवाल पूछा, एक रिवेट दे दिया आपको, आपसे कहा कि इसकी लंबाई नाप के बताइए, तो जो आपको इसकी लंबाई मेजर करनी है वो कैसे करनी है, वो इसके हेड के नीचे से मापनी है। तो यहाँ पे लिख लीजिए लंबाई हेड के नीचे से मापी जाती है, लेकिन यहाँ पे अगला पॉइंट आप लगा के लिखिए, लेकिन काउंटर संक हेड रिवेट, देखिए ये वाला जो हमारा रिवेट है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला रिवेट है, ये कौन सा रिवेट है, ये काउंटर संक हेड रिवेट है। तो यहाँ पे क्या कहता है, लेकिन काउंटर संक, मैं CS लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा क्योंकि जगह कम है, लेकिन काउंटर संक हेड रिवेट की लंबाई में सिर भी सम्मिलित होता है, यानी कि हेड भी सम्मिलित होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, सम्मिलित होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, जो भी रिवेट होंगे, जितने तरह के मैंने रिवेट बनाए हैं, सबकी लंबाई ली जाएगी, तो कहाँ से ले जाएगी, सबकी लंबाई ली जाएगी इसके नीचे से, यानी कि हेड के नीचे से मापी जाएगी। लेकिन जो काउंटर संक हेड की रिवेट की लंबाई ली जाएगी, तो उसकी लंबाई में हम लोग क्या करेंगे, हेड को भी क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि डी कैसे हम लोग निकालते हैं। यानी कि जो डी की वैल्यू है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्लेट है, ठीक है, और उसमें हम कैसे ये पता लगाएंगे कि भैया कितने डायामीटर का हम रिवेट ले लें जो कि हमारे काम के लिए क्या हो, सूटेबल हो। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डायामीटर का हम लोग रिवेट ले लेते हैं जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है, तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी और हमारा क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। और अगर हमने बहुत पतला डायामीटर का रिवेट ले लिया तो पता चला उस सीट में उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं आ पा रही है, तो हमारा जो रिवेटेड जॉइंट है, यानी कि जो हमारा जोड़ है, वो कमज़ोर हो जाएगा। तो जिस पर्पज़ के लिए हम लोग बना रहे हैं वो पर्पज़ पूरा नहीं हो पाएगा। तब उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि डी को हमको पता होना चाहिए कि भैया इतनी डायामीटर की, जो इतनी अगर मोटाई की प्लेट है, तो जो डी का मान है वो इतना होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखिए रिवेट का व्यास, हेडिंग डाल लीजिए, रिवेट का व्यास लिखिए यहाँ पे मीट्रिक प्रणाली में, इन मीट्रिक सिस्टम, ठीक है, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √6t। ठीक है, समझ रहे हैं, यानी कि टी का क्या, यहाँ पे जैसे घनमूल होता है वैसे 6 बार ये क्या है, √ है किसका, टी का। टी क्या है, टी है प्लेट की मोटाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप टी लिख लीजिए, प्लेट की मोटाई, यानी कि √6t। तो इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, इससे हम लोग जो है इन मीट्रिक सिस्टम में अगर हमको निकालना हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, व्यास निकाल सकते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है, जो प्लेट की मोटाई है वो किस में है, mm में। अब यहाँ पे दूसरा लिखिए, इन ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, अब ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है, डी इक्वल टू यहाँ पे लिखिए, डी इक्वल टू यहाँ पे होता है 1.2t। ठीक है, डी इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, डी इक्वल टू होता है यहाँ पे 1.2 √t, 1.2 × √t।
और यहाँ पे जो टी होता है किस में होता है, इंच में, ठीक है। टी यहाँ पे जो प्लेट की मोटाई यहाँ पे हम लिए रहेंगे वो किस में रहेगी, वो इंच में रहेगी। जैसा कि आपको पता है ब्रिटिश सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, एफपीएस सिस्टम भी बोलते हैं, यानी कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति। तो यहाँ पे जो लंबाई को फुट में मापते हैं तो 1 फुट में कितना होता है, 12 इंच। जैसे यहाँ पे मीट्रिक सिस्टम में क्या होता है, मीटर में, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1000 mm होता है। इसी तरीके से 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। तो यहाँ पे जो टी को लेते हैं किस में लेते हैं, इंच में लेते हैं। तो आपको ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। अब आइए देखिए अगला लिखिए, हम लोग रिवेट का वर्गीकरण करेंगे, यानी कि रिवेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट। तो पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, निश्चित है आपको मदद मिलेगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साथ ही आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग डालिए आप, रिवेट का वर्गीकरण। तो रिवेट का वर्गीकरण हम लोग मुख्यतः के साथ कितने आधार पर करेंगे, 2 आधार पर। पहला क्या है, शंक की बनावट के आधार पर, शंक की बनावट के आधार पर। मैंने अभी आपको बताया कि जो है शंक क्या होता है, शंक जो ये वाला पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंक बोलते हैं। तो पहला क्या हो गया, खोखली रिवेट हो गया, खोखली। ये नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा बनने की संभावना कम रहती है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा आप इस पर ध्यान न दें, लेकिन अगर एक आध प्रश्न पूछ ले तो आप बता सकें, इसलिए खोखली रिवेट मतलब क्या, यहाँ पे जो ये शंक रहेगी ये क्या रहेगी, खोखली रहेगी। तो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है, जूतों में, जूतों में, फाइल कवर में, फाइल कवर इत्यादि में, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जूते में जो फीता लगाने के लिए बना होता है ना कभी कभी, वो कैसा रिवेट होता है, वो एक टाइप का रिवेट ही होता है। कैसा रिवेट होता है, खोखला रिवेट। साथ ही आप लोगों ने अगर ऑफिस की कोई फाइल वगैरह देखी होगी तो उसमें भी रिवेट लगा रहता है, यानी कि आर पार उसमें छेद रहता है, लेकिन वो रिवेट ही रहता है। तो कौन सा रिवेट होता है, खोखला रिवेट। दूसरा आप क्या लिखेंगे, सॉलिड रिवेट, ठीक है, सॉलिड रिवेट। सॉलिड रिवेट का कार्य बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हैं सभी जगह क्या किया जाता है, सॉलिड रिवेट का कार्य किया जाता है। तीसरा जो लिखिए, तीसरा है द्विशाखित रिवेट, द्विशाखित रिवेट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइफरकेटेड रिवेट भी बोल देते हैं। तो आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखिए द्विशाखित रिवेट, यानी कि इसमें 2 शाखें होती हैं, यानी कि मान लीजिए कोई रिवेट है ये, तो इस तरीके का इसमें इस तरीके का रहता है, ठीक है, इस तरीके का कुछ रिवेट रहता है। फिर जब हमको क्या करना रहता है, जॉइंट बनाना रहता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसका जो ये पार्ट रहता है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा क्या बनता है, जॉइंट बन जाता है। इसे जो है आर्म जो है नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसे क्या बोलते हैं, इसे फुलिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखें साइकिल का सीट कवर होता है, बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यूपी में जो इस तरह का रिवेट होता है इसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, हम लोग फुलिया बोलते हैं, ठीक है। देखिए जो सीट कवर रहता है, सीट का साइकिल का जो सीट कवर रहता है उसको ज्वाइंट करने के लिए क्या करते हैं, यही वाला जो रिवेट है वो लगा होता है, ठीक है। तो ये होता है द्विशाखित रिवेट। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं, रिवेट का जो वर्गीकरण कर रहे थे दूसरा क्या है, हेड की बनावट के आधार पर, यानी कि सिर की बनावट के आधार पर हम लोग रिवेट का वर्गीकरण करेंगे। तो अगला लिखिए, दूसरे नंबर पे रिवेट का वर्गीकरण में दूसरा लिखिए, हेड की बनावट के आधार पर। हेड की बनावट के आधार पर, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहला हमारा क्या है, स्नैप हेड,
रिवेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो जो चीज़ें आपको याद रखनी है वही मैं आपको बताऊंगा। पहला तो आपको याद रखना है कि यहाँ से फिगर आपको याद रखना है, फिगर से आपको प्रश्न दे देगा। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप इसकी जो डायमेंशंस हैं वो आप लिख लीजिए। ये वाली दूरी कितनी होती है, ये वाली दूरी यहाँ पे ये होती है 1.7 d। अब d मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, d क्या है, d है यहाँ पे शंख का व्यास या रिवेट का डायामीटर। ठीक है, यानी कि जो हमारी ये शंख है या जो बॉडी है इसी का व्यास है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवेट का व्यास बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कितना है, ये वाली जो दूरी है यानी कि ये जो लंबा चौड़ाई है, लंबाई जो भी आप कहें, कितनी है 1.7 d। और उसके बाद ये वाली यहाँ पे जहाँ पे आर्क लगा है इसको भी पूछता है, तो ये कितना है, ये है 0.6 d। यानी कि d में क्या कर दें, जितना हमने d लिया, मान लीजिए हमने d लिया 10 mm, यानी कि रिवेट का डायामीटर अगर हमको रखना है 10 mm, तो ये जो दूरी रहेगी ये कितनी रहेगी, ये रहेगी 6 mm। बात आपको समझ रहे हैं। इसी तरह ये जो दूरी रहेगी 10 हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 17 mm। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, इस तरीके से रिवेट बनाया जाता है। ये वाला जो रिवेट है ये आप लोगों ने ड्राइंग में बनाया भी होगा। देखिए मैं इसको बता देता हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं। अगर ड्राइंग बनाना है तो ड्राइंग में इसको कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले जब ये दूरी हमको पता रहेगी तो मान लीजिए हमने ये ले लिया 10 mm, मान के मैं आपको बता रहा हूँ 10 mm, तो ये कितनी हो जाएगी 6 mm, ये कितनी हो जाएगी 17 mm। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, पहले इसका सेंटर निकालेंगे और जब ये 17 mm है तो 17 mm को 2 भागों में बांटेंगे तो कितने में आएगा, 8.5 mm आएगा। तो 8.5 mm इधर खींच लेंगे, 8.5 mm इधर खींच लेंगे। उसके बाद ऊंचाई खींच लेंगे कितना, 6 mm। उसके बाद क्या कर देंगे, एक वर्ग इस तरीके का क्या कर देंगे, एक वर्ग बना देंगे। और नीचे वाला तो हम क्या कर लेंगे, नीचे वाला हम बना ही लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक एक्सिस खींचेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक एक्सिस खींचेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जब हमने ये वर्ग पूरा ऐसे बनाया रहेगा तो इस वाले कोने से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। इस वाले कोने से इस सेंटर को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगी, हमको ये एक रेखा मिल जाएगी। समझ रहे हैं, जब इसको हम क्या कर देंगे, इस वाले कोने से मिला देंगे तो हमको एक रेखा मिल जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रेखा को समद्विभाजित कर देंगे। समद्विभाजित करना आपको पता ही होगा, यहाँ गोला प्रकार में दूरी लेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे, आधे से अधिक दूरी, यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे। और सेम वही प्रक्रिया हम लोग क्या करेंगे, नीचे करेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे इस तरीके से। तो जब इसको मिलाएंगे और इस रेखा को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं सेंटर को क्या करेगी, ये कट करेगी। देखिए यहाँ पे जैसे जहाँ मैं पॉइंट बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे ये सेंटर को कट कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, गोला प्रकार आपको दिख रहा है, गोला प्रकार यहाँ पे ऐसे रखेंगे यहाँ पे, और पेंसिल से इस कोने से क्या करेंगे, उठाएंगे और ऐसे क्या कर देंगे, ऐसे आर्क बना देंगे। तो इस तरीके से स्नैप हेड रिवेट का फॉर्मेशन होता है। देखिए प्रश्न यहाँ फिगर से कैसे बनेगा, आपसे कहेगा, आपको ऐसे फिगर दे देगा नॉर्मल और कहेगा कि यदि रिवेट का डायामीटर d है तो यहाँ पे एक ऐसे दूरी कर देगा और उसको x से डोनेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देगा, यहाँ पे बना देगा और यहाँ पे लिख देगा x। तो अगर रिवेट का डायामीटर d है तो नाम भी हो सकता है, दे सकता है कि स्नैप हेड रिवेट के लिए x का मान बताइए, या रिवेट में x का मान बताइए यदि उसका डायामीटर d है। तो आपको क्या करना है कि अगर डायामीटर d है तो x की मान कितना हो जाएगा, 1.7 d। और अगर ये दूरी भी पूछ सकता है, यहाँ भी पूछ सकता है कि y का मान बताइए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.6 d। इसी तरीके से वो किसी भी रिवेट से फिगर बना के आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न आता है वो क्या आता है, यूज से, कि जो इसका यूज है वो कहाँ पे किया जाता है। तो आप इसका यूज मुख्यतः लिख लीजिए, यूज इन स्ट्रक्चरल वर्क, यानी कि संरचना, पहले मैं स्ट्रक्चरल इंग्लिश में लिख देता हूँ, स्ट्रक्चरल वर्क यानी कि संरचनात्मक कार्यों में। ठीक है, जो आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े संरचनात्मक कार्य किए जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, स्नैप हेड रिवेट का उपयोग किया जाता है।
तीसरा जो पॉइंट है ये क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है इसकी लंबाई। तो L इक्वल टू आप लिखिए T प्लस 1.5 D। ठीक है, लंबाई भैया कैसे निकालना क्यों ज़रूरी है, अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको किसी प्लेट की, किसी मोटाई की प्लेट को क्या करना है, ज्वाइंट करना है, तो उसके लिए, उस प्लेट की मोटाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक निश्चित लंबाई का रिवेट लेना पड़ेगा। अगर आप निश्चित लंबाई का रिवेट नहीं लेते हैं तो होगा क्या, मान लीजिए आपकी प्लेट है इस तरीके से, 2 प्लेट है, ठीक है, और आपने रिवेट की लंबाई ले ली ज़्यादा, ठीक है, तो इधर तो आपने हेड बना है ऑलरेडी, लेकिन जब इधर आप हेड बनाएंगे तो क्या होगा, जब लंबाई ज़्यादा रहेगी तो कितना आप उसको पीट पीट के हेड बनाएंगे, तो प्लेट हमारी, प्लेट में वो कसाव नहीं आ पाएगा, प्लेट हमारी क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। और अगर आपने लंबाई क्या कर लिया, लंबाई ले लिया छोटा, ठीक है, यानी कि आपने ऐसे अंदाजे से लिया और लंबाई पड़ गया छोटा, यहीं तक हमारा रिवेट ही आया, तो आप हेड कैसे बनाएंगे, तो भी हमारी प्लेट नहीं जुड़ पाएगी। तो जितनी मोटाई की प्लेट है, जितनी मोटाई की प्लेट पर हमको क्या करना है, रिवेटिंग ऑपरेशन करना है, तो रिवेट की लंबाई उस प्लेट की मोटाई पर निर्भर करती है और रिवेट के व्यास पर निर्भर करती है। तो देखिए, अगर हमारी प्लेट की मोटाई क्या है, T है, प्लेट की मोटाई, देखिए अब इसमें तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, प्लेट की मोटाई है। जब आपको प्लेट की मोटाई पता चल जाएगी तो आप क्या करेंगे, डायमीटर निकालेंगे रिवेट का, उस वाले फार्मूले से जो मैंने अभी आपको पहले बताया रिवेट का व्यास निकालने के लिए। फिर क्या करेंगे, जो रिवेट की लंबाई है वो आप निकाल लेंगे कि उस प्लेट की मोटाई के लिए हमको कितनी लंबाई का रिवेट चाहिए। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछता है कि स्नैप हेड रिवेट के लिए उसकी लंबाई क्या होगी, तो T प्लस 1.5 D, जहाँ पे T क्या है, प्लेट की मोटाई है, और D क्या है, रिवेट का व्यास है। तो इतनी चीज़ें आपको स्नैप हेड रिवेट से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले रिवेट की तरफ, जो है हमारा कोन हेड रिवेट। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा आप लिख लीजिए कोन हेड रिवेट। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, बस आप नोट तो कर ही लिया होगा आपने। दूसरा लिखिए कोन हेड रिवेट। कोन हेड रिवेट। ठीक है, अब हम लोग तो क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। देखिए ये वाला जो हमारा रिवेट है, ये वाला, ये वाला जो रिवेट है, ये क्या है, ये कोन हेड रिवेट है। तो इसी तरह आप इसका डायमेंशन भी लिख लीजिए, ये होता है 2D, यानी कि ये वाली लंबाई, और ये कितना होता है 0.75D। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे यूज में आप इसके लिखिए, यूज में लिखिए हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। जहां पर रिवेटिंग हैंड हैमर की सहायता से, जहां पर रिवेटिंग हैंड हैमर की सहायता से की जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो बड़े कार्य होते हैं वहाँ पे रिवेटिंग के लिए हम लोग हैंड हैमर का उपयोग नहीं करते, वहाँ पे आते हैं रिवेटक, उसे इंग्लिश में बोलते हैं रिवेटर, हिंदी में बोलते हैं रिवेटक। यानी कि वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिक चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, हाइड्रोलिक से चलते हैं। तो वहाँ पे वो क्या करते रहते हैं, उसमें एक अंदर मोटर लगी होती है, जिसके कारण वो क्या होता है, ऐसे 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 जहाँ पर भी रिवेटिंग करनी रहती है प्रहार करते हैं और हमारा हेड बन जाता है। तो वो उसे बोलते हैं हम लोग ऑटोमेटिक रिवेटर बोलते हैं। तो उसको भी अभी हम लोग देखेंगे टाइम अगर हमारे पास रहेगा तो, हल्के कार्यों के लिए। तीसरा आप लिखिए, तीसरा हमारा रिवेट कौन सा है, तीसरा है काउंटर संक हेड रिवेट। तीसरा है काउंटर संक हेड रिवेट। ये कौन सा है, ये वाला,
ये वाला जो हमारा रिवेट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर संक हेड रिवेट। ये वाली वैल्यू कितनी होती है 1.5D और ये कितना होता है 0.5D। और लंबाई मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी जो रिवेट होते हैं उनकी लंबाई कहाँ ली जाती है, हेड के नीचे से ली जाती है। लेकिन काउंटर संक हेड रिवेट की लंबाई कहाँ ली जाती, काउंटर संक हेड रिवेट की लंबाई में क्या होता है, हेड भी सम्मिलित होता है। तो इतनी चीज़ें आपको काउंटर संक हेड रिवेट से याद रखनी है। इसका भी लंबाई पूछता है तो इसका लंबाई लिखिए, L इक्वल टू लिखिए T प्लस 0.6D। ठीक है, यानी कि अगर इसकी लंबाई है, हमें T पता है और रिवेट का व्यास पता है, तो इसकी लंबाई हम कितना लेंगे, इतना लेंगे। अब इसका यूज़ देख लीजिए, जहाँ पर हेड को एलिमिनेट करना रहता है, यानी कि कोई ऐसा मशीन पार्ट है जहाँ पे अगर हेड निकला रहेगा तो हमारे लिए दिक्कत पैदा करेगा। क्योंकि देखिए इस तरह के रिवेटों में क्या कर रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए हमारी प्लेट है तो ये हेड क्या कर रहेगा, ऊपर की तरफ निकला रहेगा। तो हेड हमको हटाना है, यानी कि हेड अगर वहाँ पे रहेगा तो हो सकता है हमारे किसी मशीन पार्ट में लड़े। तो हमको क्या करना है, हेड को हटाना है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह का जो होल है वो प्लेट में बनाते हैं। अब आपसे बनता है, आपसे पूछ लेता है कि काउंटर संक हेड रिवेट कि जो के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर हमको काउंटर संक होल बनाना है, भाई जाहिर सी बात है, अगर हम सीट जोड़ें चाहे प्लेट जोड़ें, प्लेट ही अगर मान लीजिए मोटी प्लेट जोड़ते हैं तो ये हेड उस प्लेट के अंदर चला जाए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वैसा ही छिद्र उस प्लेट में बनाना पड़ेगा, तभी ये उसमें फिट हो पाएगा। तो ये आपसे पूछता है कि जो इसका कोण होता है ये कितना होता है, ये होता है 75 डिग्री। रिवेट का भी होता है और होल का भी होता है। अगर दोनों का कोण बराबर नहीं रहेगा तो दोनों आपस में फिट कैसे होंगे। तो जो होल बनाया जाता है वो भी 75 डिग्री। अगर आपसे पूछे कि काउंटर संक होल कितने डिग्री कोण पर बनाया जाता है, पूछा गया है, तो आप इसको लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, यूज हटाइए, पहले यहाँ पे नोट लगा के लिखिए, काउंटर संक होल या रिवेट कितने डिग्री पर बनाया जाता है, तो यहाँ पे लिखिए 75 डिग्री पर बनाया जाता है। और यूज में इसके लिख लीजिए, जहाँ पर हेड को एलिमिनेट करना रहता है, जहाँ पर हेड को हटाना रहता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग काउंटर संक हेड रिवेट का उपयोग करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं चौथे रिवेट की तरफ। चौथा जो रिवेट है वो है हमारा हाफ काउंटर संक हेड रिवेट। चौथा रिवेट लिखिए, हाफ काउंटर संक हेड रिवेट। हाफ काउंटर संक हेड रिवेट। ठीक है, देखिए जो ये वाला रिवेट है, ये हमारा कौन सा है, हाफ काउंटर संक हेड रिवेट। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें ये वाली जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1.5D और ये वैल्यू कितनी होती है 0.4D। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी होती है 0.4D। तो आप इसके यूज में लिख लीजिए, विशिष्ट स्थानों पर, यानी कि कोई स्पेसिफिक पर्पज है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, विशिष्ट स्थानों पर। ठीक है, ये सभी वैल्यूज़ आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से फिगर से कभी कभी ज़्यादा देखिए प्रश्न नहीं पूछता है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा बहुत प्रश्न पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इस तरह के प्रश्न कोई नहीं पढ़ता है। आप बात को समझने का प्रयास करिए कि सभी क्या पढ़ रहे हैं, जो प्रश्न आ रहे हैं प्रीवियस एग्जाम से वही पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम का पैटर्न अगर बदलता है या इस तरीके के कुछ कठिन प्रश्न पूछता है, और देखिए कोई भी एग्जाम होता है तो 100 नंबर में 60 नंबर, 50 नंबर, 55 नंबर सबके आते हैं। तो पूरे अगर आप देखें, जो एवरेज स्टूडेंट रहता है, जो उसका पूरा रेशियो रहता है, वो क्या रहता है 50 से 60-65 के बीच में पूरे स्टूडेंट भरे पड़े रहते हैं। तो उनमें से किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। 60-65-55 नंबर सबके क्यों आ जाते हैं, क्योंकि जो कोई भी एग्ज़ाम होता है, आप ध्यान से समझिएगा,
कोई भी एग्जाम 100 नंबर का है तो वहाँ पे 60 से 65% प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, सरल, और 40% 35% से जो 40% प्रश्न हैं वो क्या होते हैं, कठिन पूछे जाते हैं। तो सरल प्रश्न तो भैया हर छात्र कर लेगा और 40% में से 5-10% प्रश्न कठिन भी कर लेगा, लेकिन उसका सिलेक्शन होगा नहीं क्योंकि सभी छात्र उतने प्रश्न कर लेते हैं। लेकिन जो जिसकी थोड़ी सी क्या है, जो वो है क्या बोलते हैं उसका, जो यानी कि जो उसने स्टैंड बनाया हुआ है वो क्या है, उसका हाई है, ठीक है, यानी कि उसने जो अपने पढ़ाई का क्राइटेरिया रखा है उसको हमेशा हाई रखा है, तो वो कठिन प्रश्नों को भी कर जाता है और उसी का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, मेरा पूरा पढ़ाने का पर्पज़ यही रहता है कि मैं सिंपल के साथ साथ आपको कठिन प्रश्नों को भी बताऊं, जिससे अगर कभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछ भी लेता है, फिगर से वाइज प्रश्न बहुत पूछता है, तो अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लेता है तो आपका कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा एक बार चीज़ों को अगर आप फिगर बनाए रहेंगे, नोट्स में देखे रहेंगे, तो यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को, जो कठिन चीज़ें हैं उसको तो आप ज़रूर पढ़िए, एक बार सरल पढ़िए ना पढ़िए वो तो आपको नॉर्मली पता भी रहता है, अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तब भी एग्जाम में कर देंगे, लेकिन कठिन चीज़ों को आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सभी चीज़ें बताऊँ। अब पांचवा देखिए, पांचवा जो रिवेट है कौन सा है, वो है पैन हेड रिवेट। पैन हेड रिवेट, ठीक है, ये वाला जो हमारा रिवेट है ये क्या है, ये है पैन हेड रिवेट। इसका भी डायमेंशन लिख लीजिए, ये होता है 1.5D और ये भी कितना होता है यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे लिखिए 0.5D, ठीक है। तो इसका भी डायमेंशन आप लिख लीजिए, इसका यूज लिखिए, इसका उपयोग लिखिए, इसका उपयोग भी संरचनात्मक कार्यों में किया जाता है, जहां रिवेट की स्ट्रेंथ बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। इसका उपयोग मुख्यतः वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर रिवेट की जो स्ट्रेंथ है उसी पे सब कुछ टिका हुआ है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, टावर वगैरह आप लोग देखेंगे, मोबाइल टावर, तो उसमें जो मेनली उपयोग होते हैं, कैसा रिवेट उसमें उपयोग होता है, उसमें पैन हेड रिवेट उपयोग होता है, क्योंकि अगर रिवेट फेल होगा तो पूरा टावर हमारा मोबाइल का गिर जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, तो इस तरीके का जहाँ पे हमको क्या करना है, मतलब रिवेट की स्ट्रेंथ पर ही सब कुछ टिका हुआ रहता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पैन हेड रिवेट का उपयोग करते हैं। बाकी आप लोग बुक वगैरह में अगर कोई एग्जाम्पल दिखता है आपको तो आप नोट करिएगा कि पैन हेड रिवेट का उपयोग, जैसे कोई स्पेसिफिक उपयोग दिया है यहाँ पे करते हैं तो उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से उपयोग से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है फ्लैट हेड रिवेट। अगला जो रिवेट है वो कौन सा है, वो है फ्लैट हेड रिवेट। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे बाइफरकेटेड रिवेट। तो ये वाला देखिए, ये वाला आपको दिख ही रहा है, क्या है, फ्लैट हेड रिवेट। फ्लैट हेड रिवेट, इसका डायमेंशन लिखिए, ये हो जाएगा 2D, ये ऊपर वाला जो है इसके यानी हेड की चौड़ाई, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.3D, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0.3D। तो इसमें लिखिए, ये कॉपर, एल्यूमिनियम, पीतल के बनाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि मुलायम धातुओं के क्या होते हैं, ये बनाए जाते हैं, तथा छोटी छोटी टंकियों तथा
पतली चादरों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो आपको नहीं समझ आ रहा है तो जो बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए। जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारा फ्लैट हेड रिवेट। लास्ट में लिखिए बाईफरकेटेड रिवेट, ठीक है। वो वही होता है द्विशाखित रिवेट जो मैंने आपको बताया, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो आप लिखिए, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। टिन प्लेट, लेदर वर्क, प्लास्टिक वर्क में उपयोग किया जाता है। और ये लेदर वाला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लेदर वर्क में किसका उपयोग किया जाता है, तो द्विशाखित रिवेट या बाइफरकेटेड रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे रिवेट के क्लासिफिकेशन। अभी यहाँ पे और चीज़ें बची हुई हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं रिवेटिंग ऑपरेशन की तरफ, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, रिवेट के बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो हम लोग पढ़ ली। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे टूल वगैरह के बारे में कि रिवेटिंग में कौन कौन से टूल का उपयोग किया जाता है, किस टूल का क्या काम होता है, और हम लोग देखेंगे कि रिवेटिंग ऑपरेशन हम लोग करते कैसे हैं। तो आइए देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रिवेटिंग ऑपरेशन, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, समझ में आ रही चीज़ों, तो लाइक ज़रूर करें और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, सच्चे दोस्तों के साथ, जिनको आपको सही में सिलेक्शन दिलाना है, ठीक है। जिससे आप जिनसे आप कंपटीशन रख रहे हैं तो उनको मत ही शेयर करिए, क्योंकि उनको भी पता चल जाएंगी चीज़ें। तो जो आपके सच्चे दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए कि भाई फिटर थ्योरी का फुल कोर्स चल रहा है और यहाँ से ज्वाइन कर लें, और धीरे धीरे सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं अभी जो हम लोग ट्विटर पे हमारा लोग का चल भी रहा है, अभियान भी चल रहा है, हो सकता है उसके बाद जो है सरकार के कानों में कोई जो है चीज़ें जाएँ और एग्ज़ाम की वगैरह की डेट वगैरह जल्दी आए। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी डेट आए और आप क्या करें, तैयारी करते रहें, ठीक है। क्योंकि 30-31 लेक्चर आज हमारे हो चुके हैं, 20-25 लेक्चर में पूरा कोर्स में ख़त्म कर दूंगा। तो यहाँ से आप नोट्स बनाते जाइए, किसी भी बुक से पढ़ते जाइए, क्वेश्चन बैंक लगाइए, तो तैयारी आप करते रहिए। क्योंकि जो आंदोलन चल रहा है छात्रों का, हम लोगों का, उससे उम्मीद है कि कुछ चीज़ें सुधरेंगी। अब देखिए एसएससी का डेट आ गया है, ठीक है। अभी ट्विटर पे हम लोगों ने जो अभियान चलाया था उसकी वजह से देखिए एसएससी का डेट अनाउंस कर दिया। भले अभी 1 महीने का इंतजार थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, लेकिन कब रिजल्ट आएगा उसका डेट आ गया है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग अभियान चलाते रहेंगे तो बहुत जल्दी रेलवे का जो पेपर है वो सभी चीज़ें भी हो जाएंगी। और साथ ही मैं यूपी वाले लड़कों को कहना चाहूँगा कि 2022 में चुनाव है, ठीक है। 2022 में फिर से चुनाव है और ये 2020 हमारा लगभग ख़त्म होने वाला है। तो जो भी आप वैकेंसी, जैसे यूपीआरएनएल वैकेंसी है, जो अदर भी वैकेंसीज़ हैं, उसके लिए तैयारी करते रहें, क्योंकि ये सभी वैकेंसी उसके पहले क्लियर होने की पूरी संभावना है। और यूपी में अगर 1-1.5 साल में भी कोई वैकेंसी अगर क्लियर हो जाती है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आप यूपी वाले, जैसे यूपीआरएनएल वैकेंसी है, यूपी पीसीएल की वैकेंसी है, इसके लिए भी आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, क्योंकि ये सभी वैकेंसीज भी अब देखिए सरकार के ऊपर प्रेशर आ रहा है। और यूपी में भी जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है। मैं किसी यहाँ गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रहे हैं, कुछ उसको कह नहीं रहा हूँ, लेकिन चुनाव के समय देखिए आप लोग रिजल्ट आते हैं और पेपर भी होते हैं। तो अभी यूपी वाले भी तैयार रहें अपना, और बाकी देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जल्द कोई जो है रेलवे पे भी अनाउंसमेंट होगी। बहुत से लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा होगा, एनटीपीसी का फॉर्म भरा होगा। तो ऐसे ही हम लोग अभियान चलाते रहेंगे, हम लोग को इस अभियान से हटना नहीं है। ट्विटर पे जिन लोग का अकाउंट नहीं है बना लीजिए, ठीक है, बना लीजिए, ट्वीट करते रहिए, ठीक है। तो अपना भाई काम मनवाना है तो आपको थोड़ा बहुत ये सब भी प्रयास करना पड़ेगा, और साथ में अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। अब ये नहीं कि एकदम राजनीति में ही उतर गए, आंदोलन करने लगे, पढ़ाई लिखाई बंद कर दिए और बस पता चला एग्ज़ाम हो भी गया तो अपनी तैयारी कुछ है ही नहीं। तो जो आपका घर से काम हो सकता है, यानी कि जैसे ट्वीट है, ये सब जो इस तरह के आंदोलन है जो डिजिटल वाले में, वहाँ पर जुड़े रहें और अपनी तैयारी भी करते रहें, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हेडिंग डाल लीजिए रिवेटिंग ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 तरह की रिवेटिंग होती है, कोल्ड रिवेटिंग, दूसरा क्या होती है,
हॉट रिवेटिंग, कोल्ड रिवेटिंग और हॉट रिवेटिंग। अब यहाँ पे कोल्ड रिवेटिंग में क्या होता है, हम लोग गर्म नहीं करते हैं रिवेट वगैरह को, ना प्लेट को, बस डायरेक्ट क्या कर देते हैं, रिवेटिंग कर देते हैं। होल करने के बाद क्या कर देते हैं, रिवेटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 10 mm तक की रिवेटिंग की जा सकती है। और हॉट रिवेटिंग में क्या होता है, हम लोग रिवेट को गर्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा व्यास रहेगा तो हम लोग उसका हेड बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अगर हम लोग उसे हीट नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं, रिवेट को गर्म करके हम लोग डालते हैं होल में, और उसके बाद क्या कर लेते हैं, उसका हेड बना लेते हैं। अब उसके बाद ये सब, इससे पहले क्या होती है, सभी मार्किंग ऑपरेशंस वगैरह होता है, यानी कि मार्किंग करेंगे सबसे पहले। इसके लिए हम लोग सेंटर पंच का उपयोग करेंगे कि कहाँ पे हम लोग को रिवेट लगाना है। उसके बाद बहुत मोटी प्लेट है तो ड्रिलिंग होगी, नहीं तो पंचिंग होगी, फिर ड्रिफ्टिंग होगी। तो ये सब ऑपरेशन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पंचिंग क्या होता है, किसी भी सीट में होल बनाने की प्रक्रिया है। ड्रिफ्टिंग क्या है, उस होल को बड़ा करने की प्रक्रिया है। ये चीज़ आपको याद रखना है, पंचिंग और ड्रिफ्टिंग में जो है मुख्यतः अंतर होता है। तो ये सभी ऑपरेशन करने के बाद आपको याद रखने हैं 2 पॉइंट, ठीक है। आपको क्या याद रखने हैं, आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। इस तरीके की प्रक्रियाएं हम लोग करेंगे, और 2 पॉइंट आप लिखिए, नोट लगा के लिख लीजिए। नोट 1 में लिखिए, किसी भी दशा में रिवेट का व्यास जोड़ी जाने वाली पतली प्लेट की मोटाई से कम नहीं होना चाहिए। अब आप समझ गए कि जैसे मान लीजिए कोई 2 प्लेट हम लोग जोड़ रहे हैं, अगर दोनों प्लेट बराबर हैं तो कोई बात नहीं, जितनी मोटाई की प्लेट है उससे कम रिवेट का व्यास नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए एक प्लेट कोई ज़्यादा मोटी है, एक प्लेट क्या है, थोड़ी कम मोटी है, तो कम से कम जो रिवेट का व्यास है, ये जो पतली प्लेट की मोटाई है उससे कम नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर इसकी मोटाई 5 mm है तो रिवेट का व्यास कम से कम इतना होना चाहिए, अधिक तो हो भी सकता है, कम से कम रिवेट का व्यास क्या है, इतना होना चाहिए। दूसरा लिखिए, रिवेट होल का व्यास रिवेट के व्यास से 1.5 mm अधिक होना चाहिए, 1.5 mm अधिक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गर्म अवस्था में अगर रिवेट जो है क्या करेंगे, हम लोग डालेंगे, तो जब हम लोग रिवेट को गर्म करेंगे तो क्या होगी, वो फैलेगी। और अगर हमने 10 mm का हमारा रिवेट है, 10 mm का ही होल बनाया है और 10 mm के रिवेट को गर्म कर दिया, तो उसका क्या हो गया, उसका जो है फैल गया वो, तो वो इस होल में जाएगा ही नहीं। तो गर्म होल को रिवेट में डालने के लिए क्या होना चाहिए, उसका जो व्यास है वो रिवेट के व्यास से 1.5 mm अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट आप लोग देखिए, आप लोग लिखिए रिवेट ज्वाइंट। तो इसमें कुछ देखना नहीं है, बस एक चीज़ आपको देखनी है, वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रिवेट ज्वाइंट, ठीक है। तो आपको सिंपल पता है, ये हो गया लैप ज्वाइंट इस तरीके का, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया बट ज्वाइंट। ये 2 प्लेट है, हमने सटा के रखी और इसके ऊपर से क्या लगाया, एक कवर प्लेट लगाया, उसके बाद क्या कर दिया, रिवेटिंग कर दिया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हम लोग बट ज्वाइंट बनाते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया, लिख नहीं रहा हूँ मैं, बस चीज़ें समझते जाइए। तीसरा क्या हो गया, जिग जैग ज्वाइंट,
जिग जैग, ठीक है। जिग जैग में क्या होता है, ये मान लीजिए 2 प्लेट हैं, ठीक है। ऐसे सिंपल देखिए, एक रिवेट क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा, एक रिवेट यहाँ पे रहेगा, तो दूसरा रिवेट इसके सामने ना होकर कहाँ पे रहेगा, इसके कोने पे रहेगा। इस तरीके से रहेगा। इस तरीके से जो रिवेटिंग की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको यानी कि ऐसा कुछ बनता है, जिग जैग, देखिए मोशन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जिग जैग जॉइंट। यानी कि रहेगा लाइफी जॉइंट और ये रहेगा बठी जॉइंट, लेकिन जो रिवेट लगाई जाएगी उसमें वो ऐसे लगाई जाएगी। तो ये थे हमारे क्या, रिवेट जॉइंट। अब जो आपको ये बात याद रखनी है वो क्या है कि रिवेट के ये जो प्लेट का किनारा है इससे कम से कम कितनी दूरी पर रिवेट लगाना चाहिए। अगर आपने क्या कर दिया, बहुत किनारे पर रिवेट लगा दिया प्लेट के, तो प्लेट हमारी क्या हो जाएगी, छिन जाएगी एक तरह से, और हमारा जॉइंट जो है ख़राब हो जाएगा। तो ये जो दूरी होनी चाहिए कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1.75 डी, ठीक है। ये दूरी कितनी होनी चाहिए, ये दूरी होनी चाहिए कम से कम 1.75 डी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है रिवेट जॉइंट से। अब आइए देखते हैं अगला जो पॉइंट है, अब आप चीज़ों को ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, रिवेटिंग ऑपरेशन देखा। रिवेटिंग ऑपरेशन में जो शुरू का ऑपरेशन है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपने ड्रिल कर लिया या पंचिंग कर लिया या रिवेटिंग कर लिया। अब देखिए यहाँ पे अगला, देखिए अगला जो आप ऐसे कुछ भी डाल लीजिए, यहाँ पे स्टार लगा के हेडिंग डाल लीजिए, अपसेटिंग ऑफ रिवेट टेल, अपसेटिंग ऑफ रिवेट टेल, यानी कि रिवेट की पूंछ का क्या करना, अपसेटिंग करना, एंड हेड फॉर्मिंग, ठीक है। यानी कि रिवेट पूंछ का स्थूल वर्धन एवं हेड बनाना, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास एनविल की तरह ही होता है, इसे हम लोग बोलते हैं बोलस्टर, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि रिवेटिंग प्रक्रिया में हम लोग बोलस्टर का उपयोग क्यों करते हैं, तो रिवेटिंग प्रक्रिया में बोलस्टर का उपयोग क्या करते हैं, रिवेट को सहारा देने के लिए, समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पे पहले से ही रिवेट के साइज, रिवेट का जो हेड रहेगा उसी के आकार का यहाँ पे नीचे क्या रहेगा, एक तरह से खाना बना रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, रिवेट प्लेट में रिवेट को डाला, उसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए हमारी कोई प्लेट है, ये 2 प्लेट है जिसको हम लोग रिवेट की सहायता से जोड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रिवेट लगा हुआ है, ये इस तरीके से, देखिए यहाँ पे जो मैं फिगर बना रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये इस तरीके का कुछ मैं बनाया है, अभी बता रहा हूँ मैंने क्यों बनाया है, ठीक है, इस तरीके का। तो अब देखिए जो हेड पहले से रहेगा रिवेट में वो आके इसी हेड में बैठ जाएगा और हम लोग प्लेट को उल्टा कर देंगे। अब क्या करना है, हमको अपसेटिंग करनी है इस वाले जो है टेल की, इसकी अपसेटिंग करनी है। तो अब देखिए जब आप क्या करते हैं, किसी भी प्लेट की पंचिंग करते हैं, तो मान लीजिए आपने इधर से पंचिंग किया है, ध्यान से समझिएगा, इधर से पंचिंग किया है, तो जब इधर से जाएगा पंच तो इस प्लेट को क्या कर देगा, थोड़ा सा ऐसे कर देगा ना। आप लोग देखिए किसी भी प्यार प्लेट में छिद्र करके देखो तो दूसरी तरफ जाएगा, तो दूसरी तरफ प्लेट को वो इस डायरेक्शन में मोड़ देगा ऐसे। जब ऐसे कर देगा तो जो रिवेट ये टेल है ये ऊपर निकलेगा ही नहीं। रिवेट टेल है यानी कि जो हमारी प्लेट है वो ऐसे हो गई तो रिवेट टेल ऊपर निकलेगा नहीं। और बहुत ज़्यादा भैया हमने बहुत ज़्यादा लंबा रिवेट तो बनाया नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो रिवेट ज्वाइन बनाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, प्लेट हमारी ढीली हो जाएगी। तो ऐसे क्या करने पर इस रिवेट, ये जो रिवेट का टेल है ये वाला जो पार्ट है इसको हमको ऊपर निकालना है इस प्लेट से ना, कि हम लोग क्या करें आसानी से हेड बना सकें। तो हम लोग इसके लिए एक इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रिवेट सेट। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा होता है,
कुछ ऐसा होता है। तो ये खोखला रहता है, ये क्या रहता है, ये हालो रहता है। तो जब हम लोग इसको इस रिवेट क्या करते हैं, रिवेट टेल में लगाते हैं और उसके बाद ऊपर से हैमरिंग करते हैं, तो ये हमारा जो प्लेट है जो ऐसे मुड़ा हुआ है, ये क्या हो जाता है, ये पूरा सीधा हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा सीधा हो जाता है। तो अब देखिए जब ये पूरा सीधा हो जाएगा तो हमारा रिवेट का टेल यानी कि ये वाला इतना जो दूरी बचा, ये आराम से हमको मिल जाएगा किसके लिए, रिवेट हेड बनाने के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिवेट सेट। और ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रिवेट सेट का उपयोग रिवेटिंग में क्यों करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए रिवेट टेल को सीट लिख लीजिए, आप प्लेट लिख लीजिए, सीट या प्लेट से बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, रिवेट सेट का उपयोग करते हैं। बोलस्टर भी आपसे पूछा गया है, बोलस्टर का उपयोग क्यों करते हैं, तो रिवेट को सहारा देने के लिए। ये एक जस्ट लाइक एनविल ही होता है, एनविल भी सपोर्टिंग है, ये भी हमारा सपोर्टिंग है, बस क्या रहता है इसमें नीचे उसी आकार का हेड का आकृति बना रहता है, ताकि इस वाले हेड को भी हमारा नुकसान ना पहुँचे जब हम इधर से कोई हैमरिंग ऑपरेशन करें। ठीक है, तो इसके बाद जब हमारा टेल बाहर निकल गया तो हमने इस पर हैमरिंग कर लिया इस तरीके से। और इसके लिए किस हैमर का उपयोग किया जाता है, आपसे ये भी पूछता है कि रिवेट हेड बनाने के लिए हम लोग किस हैमर का उपयोग करते हैं, तो हम लोग इसे कहते हैं बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर। जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको एक भी पॉइंट इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं आपको फालतू की नहीं पढ़ा रहा हूँ। फालतू कुछ पढ़ाता हूँ तो वो इसलिए पढ़ाता हूँ कि वो आपके लिए बेस जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी कि वहाँ से प्रश्न नहीं बनता है किसी जो है टॉपिक से, लेकिन अगर आप उसका बेस नहीं जानेंगे तो आगे वाला चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी। तो आप ये मान के रखिएगा ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि रिवेट टेल को प्लेट से बाहर निकालने के लिए किसका इस्तेमाल, रिवेट सेट का। बोलस्टर का उपयोग रिवेट कहाँ पे करते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो रिवेटिंग में करते हैं, क्यों करते हैं, रिवेट को सहारा देने के लिए। तीसरा पूछता है कि रिवेटिंग में रिवेट का हेड बनाने के लिए किस हैमर का उपयोग किया जाता है, तो बॉल पिन हैमर का उपयोग किया जाता है। अभी मैं हैमर आपको अलग से पढ़ाऊंगा एक चैप्टर में। और बॉल पिन हैमर ये भी पूछा जाता है कि इंजीनियर का पसंदीदा हथौड़ा कौन सा होता है, तो इंजीनियर का पसंदीदा हथौड़ा कौन सा होता है, बॉल पिन हैमर। तो ये इतनी चीज़ें आपको रिवेट से याद रखनी है। अब आता है अगला ऑपरेशन जो कि हमारा लास्ट ऑपरेशन है रिवेट का, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए रिवेटिंग में हमने लोगों ने क्या कर दिया, रिवेट टेल को बाहर निकाल दिया और रिवेट हेड बना लिया। ठीक है, यानी कि हमारा रिवेटिंग कंप्लीट हो गया। नहीं, अभी हमारा रिवेटिंग कंप्लीट नहीं हुआ। रिवेटिंग कंप्लीट होगा कब, एक और ऑपरेशन करने के बाद, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काकिंग एंड फुलरिंग, CAULKING, काकिंग एंड फुलरिंग। हिंदी में भी यही बोला जाएगा, कोई इसका अलग नाम नहीं है, काकिंग एंड फुलरिंग। ठीक है, तो देखिएगा ये जो है प्लेट है, थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ, ये हमारी दूसरी प्लेट है। मान लीजिए हमने लैप जॉइंट बनाया हुआ है, यहाँ पे लगी हुई है, एक ही रिवेट में लगा देता हूँ, यहाँ पे एक रिवेट लगी हुई है इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना रहता है, एक और ऑपरेशन करना रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना रहता है, यहाँ पे हमको एक और ऑपरेशन करना रहता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो ये किनारे वाली सीट रहती है इसको क्या कर देते हैं, बेवलित कर देते हैं, यानी कि किसी कोण पर, अभी कोण भी मैं बताऊंगा, किसी कोण पर क्या कर देते हैं, बेवलित कर देते हैं इस तरीके से। तो अब देखिए बहुत से ऐसे रिवेटिंग जॉइंट हैं जिसको हमको क्या करना रहता है, लीक प्रूफ बनाना रहता है, यानी कि वहाँ से कोई पानी हो या भाप हो, जैसे बॉयलर आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, बॉयलर हम लोग के कॉलेज में रखा हुआ था, बॉयलर हम लोगों ने देखा था। तो बॉयलर में क्या होता है, रिवेटेड जॉइंट बना होता है।
तो अगर उस ज्वाइंट को लीक प्रूफ नहीं किया जाएगा तो भैया वहाँ से स्टीम निकलेगी, पानी भी निकल सकता है। तो वहाँ हमको क्या करना है, उस जो हमारा ये ज्वाइंट है, जो बॉयलर का ज्वाइंट है, उसको लीक प्रूफ बनाने की आवश्यकता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ऑपरेशन करते हैं काकिंग एंड फुलरिंग। काकिंग एंड फुलरिंग कुछ नहीं होता, कुछ इस तरीके का औजार होता है, ठीक है, इस तरीके का कुछ औजार होता है, छेनी की तरह ही होता है, यानी कि एक चीजल की तरह ही होता है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसकी सहायता से, ये हमारा काकिंग टूल है, काकिंग टूल, इसकी सहायता से जो हमारा ये रहता है, क्या बोलते हैं, प्लेट रहता है, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेट पे हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो ये रिवेट का हेड रहता है, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से दबा देते हैं, यानी कि जो रिवेट का हेड रहेगा उसको यहाँ से कुछ कोई लीक ना हो, इसको दबा देते हैं, और साथ ही साथ इस प्लेट को भी दबा देते हैं। तो यहाँ से जो हमारा ये ज्वाइंट बन जाता है, ये ज्वाइंट बन जाता है लीक प्रूफ। तो यही लीक प्रूफ ज्वाइंट जो बनाने की प्रक्रिया है, यही हमारा क्या कहलाता है, काकिंग ऑपरेशन। ठीक है, समझ गए आप, ये है हमारा काकिंग ऑपरेशन। अब इस फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा, ये है हमारा काकिंग ऑपरेशन। अब फुलरिंग ऑपरेशन क्या है, फुलरिंग ऑपरेशन में क्या रहेगा, बस ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये जो हमारा टूल है, ये फुलरिंग टूल है, फुलरिंग टूल। यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो इस प्लेट की जो मोटाई है इसके बराबर रहेगी। तो इसकी सहायता से भी हम लोग क्या कर देते हैं, इस सीट को लॉक कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा लीक प्रूफ ज्वाइंट बन जाता है। और आपसे पूछा जाता है कितने डिग्री पर बेवलित की जाती है, तो लगभग 75 से 80 डिग्री पर क्या की जाती है, ये सीट या जो ये प्लेट है ये बेवलित की रहती है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, काकिंग एंड फुलरिंग ऑपरेशन इस पे करते हैं। तो ये था हमारा रिवेटेड ज्वाइंट। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो ये ऑपरेशन था, ये था काकिंग एंड फुलरिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो और कुछ इसमें खास है नहीं, जो भी चीज़ें थी। हाँ, एक चीज़ और आप लिख लीजिए, यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट लगा कि एक चीज़ और लिखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप और लिखिए, डायमंड रिवेटिंग। डायमंड रिवेटिंग, ये आपसे पूछता है कि डायमंड रिवेटिंग क्या है। तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमारी दो प्लेट हैं, ये टॉप व्यू नहीं होता, टॉप व्यू जैसे हम लोग ये वाला देखते हैं तो ये साइड व्यू होता है, ये क्या होता है, टॉप व्यू होता है। यहाँ पे देखिए हमारी दो प्लेट है, ठीक है, कुछ इस तरीके से दो प्लेट हैं, लैप ज्वाइंट बनाया गया है। तो यहाँ पे डायमंड रिवेटिंग में क्या होता है, इधर जो क्या होती है, रिवेट की संख्या सबसे अधिक होती है, ऐसे कुछ। उसके बाद रिवेटों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि ज्वाइंट से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, यानी कि यहाँ पे ज्वाइंट है, इससे क्या हो रही है, दूरी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवेटों की संख्या कम होती जाएगी, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लास्ट में एक रिवेट हो जाएगा। तो ये जो रिवेटिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड रिवेटिंग। ठीक है, और इसका उपयोग भी पूछता है, किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो संरचनात्मक कार्यों के लिए, संरचनात्मक कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। संरचनात्मक कार्यों के लिए डायमंड रिवेटिंग का उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा जो है रिवेट का टॉपिक, इतना ही चीज़ें हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी। और इसी के साथ जो हमारा रिवेट के टॉपिक के साथ साथ हमारा जो शीट मेटल का चैप्टर है वो भी ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना आप लोग। और जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था सिलेबस वाले, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम चीज़ें लग रहा है, लेकिन मैं आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं भी जल्दी से ख़त्म कर सकता हूँ, कोर्स को आगे लेंदी भगा सकता हूँ, लेकिन भगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर मैं बहुत जल्दी पढ़ा भी दूंगा, कोई एग्ज़ाम आपका है ही नहीं, तो चीज़ें मैंने छोड़ भी दी, आपको सही से पढ़ाया भी नहीं, और उसके बाद एग्ज़ाम भी नहीं है अभी कोई, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ लीजिए, 20-25 लेक्चर और लगेंगे, फिटर थ्योरी का
पूरा 60-65 लेक्चर का कोर्स रहेगा, तो आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सीरीज भी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सीरीज फिटर का शुरू हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।